हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो हमारी शॉर्ट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी क्लास 12th फिजिक्स, ठीक है, जिसमें पहला चैप्टर हो गया था वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। उसके हमने जो है शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आपको करा दिए थे इंपॉर्टेंट। लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो नहीं इसमें वीडियो में करा रहे हैं, क्योंकि आपने लॉन्ग क्वेश्चन स्कूल में, कोचिंग में या मेरी वीडियो में बहुत से पढ़े हुए हैं, डेरिवेशन वगैरह, तो उन्हें आप जरूर तैयार करके जाइएगा। यहाँ पे हम आपको हर चैप्टर के शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कराएंगे, 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, ठीक है, जिसमें थ्योरी भी होगी, एमसीक्यू होंगे और न्यूमेरिकल्स होंगे। तो एक चैप्टर हो चुका है, जिसे ना देखा हो प्लेलिस्ट डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा जाके, ठीक है। तो आज है हमारा चैप्टर नंबर 2, यानी कि वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस के प्रमेय। ठीक, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, और ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन लग गया होगा आपकी स्क्रीन पे। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। ठीक, देखिए वैद्युत फ्लक्स अभी क्या होता है, इसको सब आगे से आपको बताएंगे कायदे से। फिलहाल वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। फाई ई का मान होता है ई डॉट ए। ठीक, अब यहां से अगर हम इसका मात्रक बनाने तो कैसे बनाएंगे, देखिए फाई ई का मात्रक की अगर हम बात करें तो ई का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम, ये होता है ना, इंटू क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक है, लेकिन समस्या ये आ रही है कि न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो अब देखते हैं और क्या हो सकता है इसका मात्रक। तो हमने आपने जब एक चैप्टर पढ़ा होगा वैद्युत विभव, तो उसमें ई का मान पढ़ा होगा वी अपॉन डी, जब विभव प्रवणता पढ़ी होगी। ठीक है, वी क्या होता था, विभवांतर। अगर हम यहां से ई का मान मात्रक देखें तो क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा ना। अब इस न्यूटन प्रति कूलाम की जगह हम यहाँ पे मात्रक रख दें वोल्ट प्रति मीटर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो इसका मात्रक अब आपको क्या मिल जाएगा, मात्रक मिल जाएगा वोल्ट इंटू मीटर। तो अगर हम गौर से देखें तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बी, यानी कि वोल्ट इंटू मीटर, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसे हटाते हैं यहां से। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है आर मीटर त्रिज्या वाले खोखले गोले के केंद्र पर क्यू कूलाम का आवेश रखा है। एक खोखला गोला है, उसका त्रिज्या है स्मॉल आर, और केंद्र ओ मान लेते हैं, इसके केंद्र पर क्यू कूलाम आवेश रखा है। कह रहा है यदि गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तथा आवेश का मान आधा कर दिया जाए, तब गोले के पृष्ठ पर कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो अगर हम पहली कंडीशन में देखें तो फाई ई का मान क्या होता है, गॉस के प्रमेय से क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पढ़ा होगा आपने। पहली कंडीशन में ये 1 रहेगा, ये भी 1 रहेगा। दूसरी कंडीशन में अगर हम आपसे कहें कि अब बताइए, तो कह रहा है कि अगर हम आर का मान आधा कर दें, तो क्या आपको इस फॉर्मूले में आर कहीं पे दिख रहा है, तो ये आर पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन क्यू दिख रहा है, यानी कि जो क्यू यहाँ पे दूसरी कंडीशन में क्या हो जाएगा, Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन क्या कह रहा है कि मान लीजिए Q1 का मान अगर Q है, तो Q2 का मान क्या हो जाए, आधा कर दिया जाए, Q/2 कर दिया जाए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, Q/2। तो कितना फ्लक्स हो जाएगा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट। अगर देखें तो इसका ऑप्शन नंबर आपको सी सही लगेगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए इसे हटा देते हैं यहां से, फिर देखते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, समझा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा R1 व R2 त्रिज्याओं के 2 चालक गोले, एक गोला है R1 त्रिज्या का, एक गोला है R2 त्रिज्या का, दोनों चालक गोले हैं के पृष्ठ पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व बराबर है। इसके पृष्ठ पे आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा 1 मान लेते हैं, इसके लिए सिग्मा 2 मान लेते हैं, और ये आपस में क्या है, बराबर है। ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है, कह रहा है पृष्ठों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, E1 अनुपात E2 का मान हमको ज्ञात करना है। देखिए आवेशित गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, E1, पहले के लिए E1 मान लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 स्क्वायर। भाई आर क्या होती है, त्रिज्या होती है गोले की, तो पहले गोले के लिए मैं ये मान लिया, दूसरे गोले के लिए क्या मान लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, R2 स्क्वायर। ठीक, अगर हम आपसे कहें इक्वेशन फर्स्ट ये है, इक्वेशन 2 है, और हमें निकालना है E1 अनुपात E2, यानी कि 1/2 कर दें। ठीक, अगर 1/2 कर देंगे तो हमें मिलेगा क्या, हमें इधर मिल जाएगा E1 अपॉन E2, और इधर क्या मिल जाएगा, Q1 अपॉन Q2 इंटू
R2 स्क्वायर अपॉन में R1 स्क्वायर, समीकरण 3। जिसके ना समझ में समझ ले एक बार। इधर तो आप समझ गए, इतना बटा इतना कर दिया, इधर हमने इतना बटा इतना किया, ये और ये आपस में क्या हो गया, देखिए ये और ये कैंसिल हो गया बटा लगा के। ये कहाँ जाएगा, ऊपर, R1 कहाँ आएगा, इसके नीचे, तो Q1 बटे Q2 तो मिला, नीचे क्या पहुंच गया, ऊपर क्या हो गया, R2 स्क्वायर बटे R1 स्क्वायर। ठीक, लेकिन अभी इसका सोल्यूशन हमें नहीं मिला क्योंकि हमें Q1 अपॉन Q2 का मान ही नहीं पता है। तो एक बात बताइए मुझे, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि सिग्मा 1 किसके बराबर है, सिग्मा 2 की, क्योंकि आवेशों का पृष्ठ घनत्व बराबर है। सिग्मा होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व, इसका मान होता है सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A होता है। रख देते हैं Q अपॉन A1, सॉरी Q1 अपॉन A1, इधर क्या हो जाएगा Q2 अपॉन A2 हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं Q1 अपॉन A1, A1 का मान क्या रख सकते हैं, A1 क्षेत्रफल है, गोले का क्षेत्रफल, और गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई R स्क्वायर यानी कि R1 स्क्वायर बराबर Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप जानते हो जाएगा 4 पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा ना। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, Q1 अपॉन Q2 का मान निकाल लीजिए यहाँ पे। Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू, ये R1 ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। अब Q1 अपॉन Q2 का मान उठा के समीकरण 3 में रख दीजिए, रखिए, तो क्या मिलेगा E1 अपॉन E2 बराबर Q1 अपॉन Q2 क्या हो जाएगा R1 स्क्वायर बटे में R2 स्क्वायर, और गुणे में क्या हो दे रखा है R2 स्क्वायर बटे में R1 स्क्वायर, सब कैंसिल आपस में हो गया। क्या बचा हमारे पास, ऊपर एक बचा नीचे एक बचा, यानी कि अगर हम वहां से कहें E1 अनुपात E2 का मान बताइए तो आप कहेंगे 1 अनुपात। जिसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डी, 1 अनुपात 1। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसे हटाते हैं यहां से हम। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, कह रहा है कि आवेश का एक खोखला गोला वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, एक खोखला गोला है, आवेशित है, तो आवेश इसके क्या हो जाता है, पृष्ठ पर फैल जाता है। कोई भी खोखला गोला अगर है उसको हम आवेश दे रहे हैं, ठीक है, खोखले गोले को आवेश देते हैं, इसकी त्रिज्या मान लीजिए R है और केंद्र O है। तो जैसे ही हम इसको आवेश देंगे, ये आवेश, अब अंदर तो कुछ है नहीं आयतन, तो अंदर खोखला है, तो अंदर आवेश नहीं इंटर करेगा, बाहरी इसके पृष्ठ पे क्या हो जाएगा, एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। कह रहा कहां पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेगा, तो भैया ये चारों ओर करेगा। पहला ऑप्शन है किसी आंतरिक बिंदु पर, हाँ तो यही ऑप्शन इसका सही है। अंदर तो जब आवेश ही नहीं है तो वैद्युत क्षेत्र क्या उत्पन्न करेगा, कुछ नहीं उत्पन्न करेगा, तो यही आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। लेकिन और ऑप्शन देख लेते हैं, कह रहा है किसी बाहरी बिंदु पर, मान लीजिए P बिंदु है यहां से R दूरी पर, तो यहां पर भी तो उत्पन्न करेगा, वैद्युत क्षेत्र रेखा निकलेंगी नहीं निकलेंगी। फिर क्या कह रहा है 2 मीटर से अधिक दूरी पर करेगा, 5 मीटर से अधिक दूरी पर ये भी करेगा, लेकिन आंतरिक बिंदु पर नहीं करेगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, कह रहा है एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव है। समझ रहे हैं, एक बंद पृष्ठ बना लेते हैं, मान लीजिए हमने एक गोला बना लिया, ठीक है, इसके अंदर n वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, दो समान आवेश, समान किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। इनकी संख्या इसके अंदर n है। तो कह रहा है इससे निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो देखिए गॉस की प्रमेय आपने पढ़ी होगी, फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर किसी बंद पृष्ठ में बहुत से आवेश हैं तो उनका हम क्या कर लेते हैं, बीजगणित योग कर लेते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, अगर हम सिर्फ एक वैद्युत द्विध्रुव की बात करें तो इसमें कुल आवेश क्या हो जाएंगे, आवेश बराबर होते हैं, चिन्ह विपरीत होते हैं, तो एक हो जाएगा प्लस का Q, और इसको प्लस करेंगे किससे, दूसरे वाले आवेश से, दूसरा होता है माइनस Q। तो कुल मिला के ये हमें क्या देगा, माइनस प्लस माइनस यानी कि Q1 Q माइनस Q। अब इसी तरह n वैद्युत द्विध्रुव हुए, मान लीजिए नीचे तो एप्सिलॉन नॉट रहेगा, तो फिर क्या मिलेगा, एक प्लस Q एक माइनस Q, फिर एक प्लस Q फिर एक माइनस Q, ऐसे डॉट डॉट n वैल्यू द्विध्रुव है तो n बार चला जाएगा। ठीक, अब मुझे बताइए कि सब, देखिए प्लस माइनस कैंसिल होगा, प्लस माइनस कैंसिल होगा, प्लस माइनस कैंसिल होगा, यानी कि ऊपर सब क्या आ जाएगा, 0 0 बटे एप्सिलॉन नॉट, तो मान क्या आएगा, पाई का 0। तो इसका ऑप्शन कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा कितना, 0, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बंद प्लस से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, 0। क्यों, क्योंकि सभी वैद्युत द्विध्रुव आपस में जो आवेश उनके हैं वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। क्लियर, तो ये हो गए क्वेश्चन इसके 5 MCQ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है,
चलिए हटाते हैं इसको यहां से। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। ठीक है, समझिए वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। सबसे पहले आप एक चीज और समझ लीजिए कि एरिया वेक्टर यानी कि क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, एक पेपर है और ये 2D शेप में है। ठीक, क्या माना 2D शेप में। तो इसका अगर हम आपसे क्षेत्रफल पूछे तो आप कहेंगे कि ये आयत की तरीके से है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई। लेकिन अगर इसकी दिशा पूछें तो इसकी दिशा, क्योंकि यहाँ दिशा की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम इसे क्षेत्रफल को सदिश राशि मानते हैं। ठीक है, तो इसकी दिशा क्या होगी, इसके लंबवत होगी। इसके क्षेत्रफल होगा और इसका तल है, इस तल की क्या होगी, लंबवत होगी, ऊपर और नीचे होगी। और अगर कोई ठोस चीज है जैसे बॉल हो गई या क्यूब हो गया, तो जिस पृष्ठ का आपको क्षेत्रफल निकालना, उस पृष्ठ के लंबवत, अंदर की ओर नहीं बाहर की ओर दिशा होगी। जैसे एक मान लीजिए एक बॉल ले लिया, ये एक 3D बॉल है, समझ लीजिए कोई भी बॉल आपने ले लिया, तो इसका अगर हमें ये पार्ट चाहिए तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, बाहर की ओर होगा। ये वाला पार्ट चाहिए तो इसके क्षेत्रफल का दिशा किधर होगी, बाहर की ओर होगी, यहाँ पे होगा, अंदर नहीं बाहर होगी। ये 3D शेप में हो। लेकिन अगर 2D है, जैसे कि ये वर्ग ले लिया, तो एक बाहर होगी एक अंदर होगी। क्लियर, तो ये क्षेत्रफल सदिश की दिशा होगी। अब बात समझिएगा गौर से। जैसे क्या होता है वैद्युत फ्लक्स, जैसे ये हमने कोई एक क्षेत्रफल ले लिया, ठीक है, एक क्षेत्रफल ले लिया और हमने इसको कुछ इस तरह से लिख दिया। मान लीजिए कुछ इस तरह से रख दिया हमने। ठीक, अब इस यहां से कुछ वैद्युत क्षेत्र जो है निकल रहा था, इसी के बीच में हमने लाके इसको रख दिया। तो अब देखना यह है कि पृष्ठ से कितनी वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। तो हमें दिख रहा है कि 1 2 3 वैद्युत बल रेखाएं निकल रही है। अतः हम कह देंगे इस पृष्ठ से बद्ध जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो कितना होगा, फाई ई का मान कितना हो जाएगा, 3 होगा। किसी पृष्ठ से बद्ध वैद्युत, देखिए यहां पर लिख दिया है इस चीज को कि अभिलंबवत गुजर, किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्लियर, ये होगी वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा। अब इसको आप देख लीजिए, क्या लिखा है, वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से अभिलंबवत होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। कैसे गुजरने वाली, अभिलंबवत। अब ये मान लीजिए ऐसे रखा हुआ है, ठीक, और ये क्या पार हो रहा है, इससे वैद्युत क्षेत्र पार हो रहा है, तो इनकी जो संख्या होगी उसे हम क्या कहेंगे, वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। इसे फाई से प्रेषित करते हैं, ये एक अदिश राशि है। यहां तक कोई डाउट नहीं। अब मान लीजिए यदि वैद्युत क्षेत्र ई पृष्ठ के अभिलंबवत ना होकर, बात समझिए, अभिलंबवत ना होकर थीटा कोण बनाता हुआ गुजरता है, तो उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, समझिए। जैसे ये कोई पृष्ठ लिया और ये ऐसे रखा हुआ है, तो इसका अगर हम आपसे पूछें क्षेत्रफल, तो आप कहेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगी। वो ये आयत की तरीके से दिख रहा है मान लीजिए। और अगर हम आपसे कहें इसकी दिशा, तो आप कहेंगे इसकी लंबवत, इसकी दिशा मान लीजिए इधर की ओर हो गई ए डैश, ठीक है, पीछे भी होगी इधर भी होगी। ठीक है, तो हमने ये दिशा मान ली कि इधर ही क्या है, वेक्टर ए इसकी दिशा है। और जो ये वैद्युत क्षेत्र निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, थीटा कोण बनाता हुआ निकल रहा है। अब इस वैद्युत क्षेत्र के दो घटक होंगे, एक कौन सा होगा, ई साइन थीटा, और एक कौन सा होगा, जो थीटा जिधर होता है उधर कॉस होता है ना, तो क्या होगा, ई कॉस थीटा। अब हमने क्या कहा कि अगर हम आपसे कहें कि इस पृष्ठ के अभिलंबवत घटक कौन सा है, तो आप कहेंगे इस पृष्ठ के अभिलंबवत घटक है ई कॉस थीटा। तो अभिलंबवत जो घटक है वही तो वैद्युत क्षेत्र लेते हैं, तो इसीलिए हमने क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर ई कॉस थीटा इंटू ए, या इसको हम लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा। ठीक, अब फाई ई का मान यहां से क्या हो जाएगा, अच्छा ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, क्या था, ए बी कॉस थीटा। तो ए बी कॉस थीटा को ए डॉट बी लिख दिया, तो ई ए कॉस थीटा को क्या लिख दिया, ई डॉट ए लिख दिया। अब मान लीजिए ये कोण से नहीं अभिलंबन गुजर रहा होता है, तो थीटा का मान क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि यही पृष्ठ है और अब ऐसे ऐसे रेखाएं गुजर रही हैं, तो ए और ई के मध्य कोण क्या होगा, 0, और थीटा का मान 0 रखेंगे तो कॉस थीटा कॉस 0 का मान हो जाएगा 1। तो हमें क्या मिलेगा, सिंप्लीफाई ई बराबर ई इंटू ए मिलेगा। ठीक है, तो ये वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा हो गई। समझ गए कायदे से, ये लिखा हुआ है, आप चाहिए तो इसे नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं इसके मात्रक की, तो बता पहले भी चुके हैं, इसका मात्रक न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर, तथा विमा क्या होती है, ml क्यूब टी की पावर -3 ए की पावर -1 होती है। मान लीजिए आप भूल जाइए कि इसकी विमा नहीं याद आ रही है, तो आप निकाल सकते हैं कैसे, देखिए ये तो आपको न्यूटन बल की विमा तो याद ही होगी, लिख दीजिए यहां से, बल की विमा क्या होती है, ml टी की पावर -2 मीटर स्क्वायर, मीटर की विमा क्या होती है, लंबाई, लंबाई की विमा l यानी कि
L², ठीक। और बटे में क्या है, कूलाम। कूलाम मतलब आवेश, आवेश मतलब I इंटू टी, आई का मतलब A इंटू टी, हो जाएगा ना। अब यहां से देखिए विमा बनी, देखिए M तो ऐसे ही रहा, L 1 और 2 मिलके क्या हो गया ml³। टी की पावर -2, एक टी ऊपर पहुंचा -1 लेके पहुंचा, तो -1 -2 कितना हो गया, टी की पावर -3, और बचा हुआ ए की पावर ऊपर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो देखिए यही विमा निकल के आई हमारे पास, इसकी विमा ml³ टी की पावर -3 ए की पावर -1 होती है, ठीक। तो ये होगी वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, और वीडियो पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। तो हटाते हैं इसे यहाँ से, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। न्यूमेरिकल है, देखिए क्या कह रहा है, एक क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखते हैं, दिया है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई दे रखी है हमें, कितना है 1.2 I कैप प्लस 1.6 J कैप, ठीक है, ये हमें दे रखा है। न्यूटन प्रति कूलाम मात्रक दे रखा है इसका। उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है दी गई YZ तल के, दी गई है YZ तल के समांतर, बहुत गौर से ये बात समझिएगा, YZ तल के समांतर 0.2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, यानी कि A का मान दे रखा है 0.2 मीटर स्क्वायर। अभी हमने इसको सदिश नहीं लगाया क्योंकि अभी हम दिशा इसकी बताएंगे क्या होगी तब तो लगाएंगे, ठीक है। कह रहा है क्षेत्रफल के आयताकार पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए, मतलब फाई का मान हमको ज्ञात करना है। अब देखिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए वेक्टर फॉर्म में तो हम क्या लिखेंगे यहां से ई डॉट ए, क्लियर। अब देखिए ई तो हमें पता है, डॉट प्रोडक्ट निकालना भी हमें पता है, फर्स्ट ईयर से आता है ना, कैसे निकालते हैं, आई डॉट I1, जे डॉट J1 और के डॉट K1, बाकी आई डॉट J0 हो जाता है। तो सिंपली हम आई का कराते हैं, जे का कराते हैं, के का कराते हैं, ऐसा हमने पढ़ा होगा कायदे से आपने फर्स्ट ईयर में। लेकिन हमें एक वेक्टर नहीं पता इसमें कौन सा सदिश यहाँ पे लगेगा। तो बात समझिए, ये जो देखिए 3 दिशाएं होती, X, Y और Z। X दिशा में जो एकांक सदिश लेते हैं हम क्या लेते हैं आई कैप, Y दिशा में J कैप, और K की दिशा K में क्या लेते हैं हम लोग, Z में क्या लेते हैं, Z में लेते हैं K कैप लेते हैं। अब बात समझिए, इसमें कह रहा है हमसे, कह रहा है कि जो आयत है, आयताकार पृष्ठ है, वो YZ तल के समांतर रखा हुआ है। मतलब ये कहाँ रखा हुआ है, YZ तल के समांतर। मतलब देखिए जैसे ये हमने 3 दिशाएं बनाई आपके सामने, मान लीजिए ये 3 दिशाएं हमने बनाई। अब ये हमने मान लिया Y, ये Z और ये X, ठीक। तो जो रखा हुआ है क्या, जो हमारे पास पृष्ठ रखा हुआ है वो YZ तल के समांतर है, मतलब लंबाई या चौड़ाई क्या होगी, YZ तल के समांतर है, मतलब ऐसे रखा हुआ है। तो अगर हम आपसे कहें कि अब उसकी दिशा किधर होगी, तो आप कहेंगे इन दोनों के लंबवत होगी, और लंबवत इनके क्या होगा, X में मिलेगा, और X का एकांक सदिश क्या होता है, I होता है, यानी कि यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा 0.2 I कैप, और ये हमें क्या मिल जाएगा, वेक्टर फॉर्म में मिल जाएगा। क्लियर बात। तो ये हमें A का मान मिल गया है। अब हम आराम से निकाल सकते हैं। तो फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए E डॉट ए, ठीक है। तो E का मान कितना है 1.2 I कैप प्लस 1.6 J कैप, और A का मान कितना है हमारे पास है 0.2 I कैप। अब आप जब इसका गुणा कराते थे, डॉट प्रोडक्ट कराते थे, तो I और I का, J का J का, और K का K के साथ कराते थे। तो J है ही नहीं, K है ही नहीं। अगर इसको हम लिखना चाहें तो 0 J कैप प्लस 0 K कैप लिखेंगे, तो 0 और का गुणा कराएंगे वैसे भी 0 मिलेगा। तो सिर्फ I और I है, I का गुणा करा लीजिए, तो फाई ई का मान कितना मिल जाएगा हमको 12 दूनी 24, और 2 के बाद दशमलव है ना, इधर देखिए 1 के बाद 1 के बाद इधर, तो क्या लगेंगे 1 2 2 के बाद दशमलव लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा 0.24, और इसका मात्रक क्या हो जाता है, इसका मात्रक होगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, या वोल्ट इंटू मीटर। ये हो गया आपका 7 नंबर का क्वेश्चन, इसका आंसर, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। नंबर 8 देखिए,
कह रहा है स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के प्रमेय का उल्लेख कीजिए। ठीक है, और आसान सी प्रमेय आप देख लीजिए, सीधी सी बात है, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब अगर किसी बंद पृष्ठ में हमें पता चल जाए कि आवेश कितना है, तो उस बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स हम बता सकते हैं। ठीक है, और ये गॉस की प्रमेय इसीलिए कही जाती है क्योंकि इसकी खोज गॉस ने करी। ठीक, कार्ल फ्रेडरिक गॉस इनका पूरा नाम था। ठीक, तो क्या है प्रमेय, देख लेते हैं इसको। इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक, यदि किसी बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q है तो उससे निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर हो जाएगा Q/एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हो गया आपका गॉस की थ्योरम, जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है, यह है निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8, आसान सा था, इसे आप नोट कर लीजिएगा, आ जाता है तो इसे याद जरूर करिएगा। ठीक है, तो जो है इसे हटाते हैं यहां से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नंबर 9 देखिए, कह रहा है एक गॉसियन पृष्ठ के भीतर 3Q -2Q Q तथा +2Q आवेश रखे हैं, पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो देखिए दिया है हमें, सबसे पहले लिख लेंगे, दिया है, देखिए 4 आवेश दिए हैं, तो हम एक काम करते हैं, उन्हें Q1 Q2 मान लेते हैं, Q1 Q2 Q3 और Q4। ठीक है, Q1 का मान कितना है, 3Q है, और Q2 का मान कितना है, -2Q है, Q3 का मान कितना है, Q है, और Q4 का मान कितना है, +2Q है। यहां तो कोई समस्या नहीं है। कह रहा है पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना है हमको, फाई ई का मान हमको ज्ञात करना है। देखिए अभी हमने जो है देखा गॉस की थ्योरम। ठीक, क्या होती है, हम जानते हैं गॉस की प्रमेय से, फाई ई बराबर क्या होता है, Q/एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये होता है। अब चूंकि इसमें कई आवेश रखे हुए हैं, ठीक है, तो अब वैद्युत फ्लक्स कितना होगा इसे हम यहाँ पे लिखेंगे। क्या लिखना था, कह रहा था कि पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स, क्या लिखेंगे, पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, कुल वैद्युत, पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, इसे गौर से देखिएगा। देखिए जब कई आवेश रखे होते हैं तो वैद्युत फ्लक्स कैसे निकालते हैं, सभी आवेशों का बीजगणितीय योग करते हैं और एप्सिलॉन नॉट से भाग देते हैं। मतलब रहता है Q/एप्सिलॉन नॉट ही है, लेकिन जब कई आवेश रखे होते हैं तो सिग्मा क्यू निकालते हैं, मतलब बीजगणितीय योग कर देते हैं। तो अगर हम यहां से आपसे कहें तो फाई ई का मान क्या हो जाएगा, देखिए Q1 4 आवेश है, Q2 + Q3 + Q4, और होते तो और लगा देते आगे, बटे एप्सिलॉन नॉट। अब इनका सबका मान रख दीजिए। ठीक, चिन्ह सहित रखना होगा। Q1 का मान कितना है, 3Q, Q2 का मान कितना है, -2Q, Q3 का मान कितना है, +Q, और Q4 का मान कितना है, +2Q, और बटे में क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। तो फाई ई = क्या हो गया, देखिए ये माइनस प्लस क्या देगा, माइनस देगा, और ये +2Q -2Q कैंसिल हो गया, 3Q और Q मिलके क्या मिल गया, 4Q बटे एप्सिलॉन नॉट। तो कुल वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, 4Q/एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा, आसान सा क्वेश्चन था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित क्षेत्र के भीतर जा रही हैं तथा 2500 फ्लक्स रेखाएं उस क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं, उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें आवेश पूछ रहा है, एप्सिलॉन नॉट का मान दे रखा है। ध्यान रहे आपको, किसी क्षेत्र के भीतर यानी किसी भी निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जो फ्लक्स रेखाएं जाती हैं वो होती है ऋणात्मक, मतलब वहां पे हम कहेंगे फाई का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा, और जो पृष्ठ से बाहर निकलती हैं वो क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं। तो हम यहां से कह सकते हैं कि
दिया है क्या लिखेंगे, पृष्ठ में या क्षेत्र लिख लेते हैं ना, क्षेत्र ज्यादा सही रहेगा। क्या लिखेंगे, क्षेत्र में प्रवेश करने वाली फ्लक्स रेखाएं, यानी कि हम कह सकते हैं एक तरह से वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, रेखाएं। तो हम यहां से φ1 का मान जानेंगे, कितना हो जाएगा, φ1 का मान हो जाएगा 4500, और ये किस में होगा, माइनस में होगा। उसके बाद अगर हम आपसे कहें कि क्षेत्र से कितनी बाहर निकल रही है, तो क्षेत्र से निर्गत फ्लक्स रेखाएं, φ2 का मान कितना हो जाएगा, ये बाहर निकल रही हैं तो 2500, यानी कि ये क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। कह रहा था कि 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित क्षेत्र के भीतर जा रही हैं तथा 2500, ठीक है, तथा 2500 फ्लक्स रेखाएं उस क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं। उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है, यानी कि हमको Q का मान निकालना है, और F साइन नॉट का मान दे रखा है 8.9 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये दे रखा है। अब यहां पे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे क्षेत्र से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स, क्षेत्र से निर्गत, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, कुल वैद्युत फ्लक्स निकाल लें, गॉस की थ्योरम निकालेंगे, में आंसर मिल जाएगा। यानी क्षेत्र से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स, क्योंकि गॉस की थ्योरम में क्या होता है कि किसी पृष्ठ से बाहर जो भी आवेश रखा होता है उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र निकल रहा होता है, यानी कि उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। फाई इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन F साइन नॉट होता है। तो क्षेत्र से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, कुल वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, देखिए फाई इज इक्वल टू हो जाएगा φ1 प्लस φ2। भाई कुल वैद्युत फ्लक्स ऐसे निकलेगा ना, φ1 का मान कितना, माइनस का 4500, φ2 का मान 2500, तो यहां से फाई इज इक्वल टू कितना आ गया, 2000, ठीक है। मात्रक लिख दीजिए, इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा न्यूटन टू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, यही तो मात्रक होता है। यहां तक कोई समस्या नहीं। अब हम क्या लगा देंगे, गॉस की प्रमेय से, क्या लिखेंगे, गॉस की प्रमेय से क्या होता है, फाई इज इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। हमें निकालना है क्या, हमें Q निकालना है ना, तो इधर देखिए जरा, Q बराबर क्या हो जाएगा, फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। अच्छा एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ -4500 है, यहाँ +2500 है, तो चिन्ह तो माइनस रखेंगे ना, है ना। तो अब देखिए फाई ई का मान माइनस का 2000, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.9 10⁻⁻12, तो Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा माइनस का 2 गुणे 8.9 इंटू 10 की पावर प्लस का 3 माइनस का 12, कितने हो गए, माइनस का 9, गुणा कर लीजिए। Q बराबर 2 9 18 का 8 80 लगा, 1 2 8 16 1 17, 17.8 गुणे 10 की पावर माइनस का 9, या 1 पॉइंट और इधर खिसका लीजिए तो घात एक प्लस हो जाएगी, तो देखा 1 पॉइंट, अच्छा माइनस चल रहा है ना, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1.78 इंटू 10 की पावर माइनस का 8 कूलाम, इतना आवेश है। ये तो पूछ रहा था कि उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है, तो उस क्षेत्र के भीतर -1.78 इंटू 10 की पावर -8 कूलाम आवेश है। क्लियर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। इसे हटाते हैं, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था 11। देखिए कह रहा है यदि 17.7 पिको कूलाम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा है, तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। Q का मान हमें दे रखा है 17.7 पिको कूलाम, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 17.7, पिको का मतलब होता है 10 की पावर माइनस का 12 कूलाम, ठीक। अब कह रहा है घन की भुजा, ठीक है, घन की भुजा लिख दिया, घन की भुजा, ठीक है।
तो घन की भुजा अगर हम आपसे कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर दे रखा है, इसको मत बदलिए सर, यूज कहीं भी नहीं है, ठीक है, समझिए इसको। कह रहा है कि प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान बताना है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, प्रत्येक सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, यानी कि फाई ई डैश का मान हमको ज्ञात करना है। फाई डैश क्यों कहा, क्योंकि अगर हम संपूर्ण घन से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लें और उसके बाद जो है प्रत्येक सतह से निकलने वाला, तो संपूर्ण जो निकलेगा उसे हम फाई ई मानेंगे और प्रत्येक सतह के लिए हम क्या मान लेंगे, फाई ई डैश मान लेंगे, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे संपूर्ण घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो क्या लिखेंगे, संपूर्ण घन से, ठीक है, निर्गत वैद्युत फ्लक्स किस नियम से निकालेंगे, यहाँ पे गॉस की प्रमेय से, ठीक है। गॉस की प्रमेय से क्या हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से अगर हम फाई ई की वैल्यू आपसे पूछें तो आप कहेंगे सर क्यू का मान होता है दे रखा है 17.7 गुणा 10 की पावर माइनस का 12। एप्सिलॉन नॉट का मान दिया नहीं, लेकिन हमें पता तो है ना कितना होता है, 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12। गौर से देखें तो ये कैंसिल हो गया, ये पॉइंट तभी हटेगा जब यहाँ 0 बढ़ा देंगे, तो ये पॉइंट से ये पॉइंट क्या हो गया, कैंसिल। अब इतना पढ़ा तो हमें आता है कि 8 दूनी 16 होता है, 85 दूना 170 होता है, तो हम कह सकते हैं 885 दूना 1770। तो फाई ई इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये हमारे पास फाई ई मिल गया, लेकिन ये संपूर्ण घन से निर्गत, यानी कि टोटल पूरे घन से निकलने वाला। पर हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे कह रहा है कि प्रत्येक सतह से गुजरने, तो हम क्या लिखेंगे, प्रत्येक सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। प्रत्येक सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई ई डैश बराबर हो जाएगा, फाई ई जो संपूर्ण था उसको भाग कर दी 6 से। 6 से क्यों किया, देखिए, जैसे घन का मतलब एक पासा ले लेते हैं, लूडो खेला होगा, लूडो में पासा होता है, पासा में आपने देखा होगा 6 फलक होती हैं, 6 नंबर्स होते हैं, यानी कि फलक की बात करें, अगर पृष्ठ की बात करें तो 6 पृष्ठों से मिलकर बना है ना, क्यूब। तो अब हमें कह रहा है प्रत्येक सतह से, तो भैया पूरे घन से निकल रहा था फाई ई, और निकालना हमें किससे है, निकालना हमें प्रत्येक सतह से है, ठीक। अब प्रत्येक सतह से निकालना है तो 6 सतह होती हैं, हर एक से निकालने के लिए हमें 6 से भाग कर दिया, बस आंसर आ जाएगा। तो यहां से हम अगर देखें तो क्या हो जाएगा, फाई ई डैश बराबर, फाई ई का मान है 2/6, या हम कह सकते हैं 1/3, 2 1 2 2 3 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा है एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है, लैम्डा होता है। लैम्डा का मान दे रखा है कितना, 10 गुणा 10 की पावर कितना है, माइनस का 8 कूलम प्रति मीटर। क्यों, क्योंकि लैम्डा बराबर होता है क्यू अपॉन एल, ठीक है, कि आवेश घनत्व इसी को कहते हैं। अभी आपने पढ़ा था आवेश का पृष्ठ घनत्व, वो किसे कहते हैं, सिग्मा हो गया, सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन ए होता है। अब बात समझिए, कह रहा है कि ये दे रखा है, कह रहा है तार से 2 सेंटीमीटर दूर आर का मान दे रखा है कितना, 2 सेंटीमीटर, इसको कह सकते हैं 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 2 मीटर। इतनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। अब आपने अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने वाला व्यंजक नहीं पढ़ा है तो मेरी वीडियोस में है, या फिर स्कूल में पढ़ा होगा, कोचिंग में पढ़ा जरूर होगा, तो उसी का यूज यहाँ पे करेंगे। तो क्या लिखेंगे, चूंकि अनंत लंबाई के
सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या फॉर्मूला का होता है, समझ लीजिए। E बराबर 1/4πε0 2 λ/r, ये फॉर्मूला होता है। अब बात समझते निकालते हैं E का मान। ये तो आपको पता है, बहुत आसान, 9 × 10⁹ 2 लैम्डा का मान 10 × 10⁻⁻8 और R का मान कितना है, 2 × 10⁻²। देखिए 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अगर यहां से देखें 10⁻², 10⁻8, क्या 10⁻6 बचा, तो आंसर हमें क्या मिल जाएगा, E बराबर 9 गुणा, देखिए ये है 10⁻9 गुणा, कितना बच रहा है हमारे पास, ये 10⁻+1 और 10⁻6, क्या 10⁻5 नहीं बच रहा है। तो यहां से अगर हम आपसे कहें कि E का मान कितना हो गया, तो आप कहेंगे कि 9 तो है, गुणा है 10 की पावर कितनी बची, +9 -5, कितना बचा, +4 न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहा 500 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में E का मान दे रखा है। सबसे पहले हमें E बराबर दे रखा है 500 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 10⁻⁻4 सेंटीमीटर त्रिज्या की जल की एक बूंद। R का मान दे रखा है 10⁻4 सेंटीमीटर, मीटर बनाइए, -4 गुणे में -10⁻2 मीटर, या R का मान कितना हो जाएगा, 10⁻6 मीटर। ठीक है, जल की एक बूंद स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी हुई है। समझ रहे हैं आप, स्वतंत्र रूप से वैद्युत क्षेत्र में जल की एक बूंद लटकी हुई है, इसका मतलब वो संतुलित अवस्था में है, तभी तो लटकी हुई है। कह रहा है कि जल की बूंद के आवेश की गणना कीजिए, Q का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक, आसान सा क्वेश्चन है। मुझे एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए कोई बूंद है जल की और ये आवेशित है, ठीक, इस पे आवेश है ऐसा बता रहा है, तो ये वैद्युत क्षेत्र में लटकी हुई है। और आप जानते हैं बूंद अगर है तो द्रव्यमान होगा, और द्रव्यमान है, इस पे भार लगता है mg नीचे की ओर। इसका मतलब कोई वैद्युत क्षेत्र है जो इसके ऊपर क्या कर रहा है, ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है, और वो फोर्स क्या है, F बराबर QE, और किसके बराबर है भाई, वैद्युत क्षेत्र में जो किसी के ऊपर भी जो फोर्स लगता है वो क्या लगता है, बराबर QE लगता है ना। तो QE किसके बराबर होगा, mg के। अब ये दोनों बराबर है तभी तो ये संतुलन में होगा, वरना ये भारी होता तो ये नीचे खींच लेता, वो भारी होता तो ऊपर खींच लेता। संतुलन की लटकी हुई है ना, संतुलन की स्थिति में QE किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि बूंद की संतुलन की स्थिति में क्या लिखेंगे, बूंद की संतुलन की स्थिति में क्या होगा, जो Q है, QE है, वो किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा, है ना। अब बात करते हैं हमें Q निकालना है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, mg के बटे में E। इक्वेशन फर्स्ट, क्यों इक्वेशन फर्स्ट माना, m तो पता ही नहीं है, मैं G का मान 9.8 रख देंगे, E का मान 500 रख देंगे, m कहां से लाएंगे। तो चलिए m निकालते हैं सबसे पहले। देखिए आपको पता है कि द्रव्यमान बराबर क्या होता है, नहीं, घनत्व बराबर क्या होता है। तो आप कहेंगे घनत्व रो बराबर होता है, रो मान लेते हैं, घनत्व D मान सकते हैं ना, रो मान लिया, द्रव्यमान को m मानते हैं, बटे में क्या होता है, आयतन होता है ना, यानी कि m बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, आयतन V। तो अगर हम आपसे m का मान पूछे तो आप कहेंगे रो इंटू V। ठीक है, तो m बराबर क्या हो जाएगा, रो V, छोड़िए रो V कहां रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए। तो क्या लिखेंगे यहां से, समीकरण 1 से यहां लिख दिएगा, चूंकि समीकरण 1 में अगर आप रखें तो हमें Q का मान क्या मिलेगा, m का मान है रो V इंटू G अपॉन में E, मान रखेंगे आंसर मिलेगा। देखिए रो
रो यानी कि जल की बूंद की बात हो रही है, जल का घनत्व तो कितना होता है 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है, ये याद रखिएगा चीजें आप। गुणा V आयतन, अच्छा तो आयतन क्या रखेंगे भाई, आयतन किसका रखेंगे, बूंद का ही तो रखेंगे। और बूंद कैसी होती है, गोल होती है, और गोले का आयतन क्या होता है 4/3 πr³ इंटू में जी का मान कितना रखेंगे 9.8। या अभी ऐसा करते भी नहीं रखते हैं मान, यहाँ भी नहीं रखते हैं, क्योंकि अभी हमें तो ये भी रखना है ना, तो इसको जी मान ले तो नीचे क्या आ जाएगा ई बचाए रख देंगे। अब मान रख देते हैं हम लोग, ठीक, तो चलिए रखते हैं Q बराबर, देखिए रो का मान 10⁻³ 4, पाई का मान 3.14, r³ भैया 10⁻⁻6, इसका क्यूब करेंगे तो 6×3 = 18, 10 की पावर क्या हो जाएगा -18, 6×36 मत लीजिएगा, पावर के ऊपर जब पावर लगती है तो गुणा होता है, ठीक है। तो -18 और जी का मान कितना 9.8 और बटे में क्या आ जाएगा 500, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है। 7 एकम 7, 2 7 चौक 28। एक काम करते हैं यहाँ पे हम ना इसको 22 इसका मान 22/7 मान लेते हैं, क्यों, क्योंकि हम जो है यहाँ पे कुछ गुणा भाग कर सकते हैं। कैसे, जैसे ये पॉइंट आया यहाँ पे क्या बढ़ा लिया हमने, एक 0 बढ़ा लिया है ना। अब गौर से देखिएगा, बहुत गौर से, 1 0 ये, 2 0 ये, इस 3 0 को खा जाएंगे नहीं खा जाएंगे, बिल्कुल खा जाएंगे। अब यहाँ अगर हम देखा जाए तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 7 एकम 7 बचा कितना 2, 28, 7 चौक 28, 14 आ गया, ठीक। तो हमें Q का मान क्या मिलेगा, हमें मिला 22 चौके 88 गुणा में 14 बटे में 5 गुणा में 10 की पावर, कितना मिल रहा है हमें, सारी पावर तो कट गई, सिर्फ 10 की पावर -18 ही तो बचा हुआ है। अब यहां से अगर हम Q की वैल्यू आपसे कहें निकालने के लिए तो आप इसको कैलकुलेट करिएगा आराम से, और जब आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो ये आपको मिल जाएगा 8.2 × 10 की पावर -17, पावर इधर उधर करिएगा -17 कुलाम, ये आवेश जल की बूंद पर होगा। इसे आप कैलकुलेट करके आंसर जरूर निकाल लिएगा, ना निकले तो देख लीजिएगा कोई वैल्यू अगर इधर उधर गलत रखी हो, क्योंकि ये सवाल इसी तरीके से लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा 0.1 मीटर त्रिज्या के एक गोली चालक को कितना आवेश दिया जाए कि चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 900 न्यूटन प्रति कूलम हो जाए। R का मान दे रखा है 0.1 मीटर, ठीक है। कितना आवेश दिया जाए मतलब Q का मान हमसे पूछ रहा है, और E का मान 900 न्यूटन प्रति कूलम हो जाए, ठीक। तो मुझे एक बात बताइए, कह रहा चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है ना, दे रखी है ना, तो कितना आवेश होगा, मतलब कह रहा कितना आवेश दिया जाए कि चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 900 न्यूटन प्रति कूलम हो जाए। तो हम जानते हैं अभी अपने गोले की बात हो रहा है ना, तो क्या कहेंगे, चूंकि क्या लिखेंगे, गोली चालक के पृष्ठ पर वैद्युत, ये तो अभी भी हम लोग देख चुके हैं कि गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या फॉर्मूला होता है भाई, सिंपल सा फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई ε0 Q/r², त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या r दे रखी है, ठीक है। E का मान है 900, इसका मान क्या होता है 9 × 10 की पावर 9, Q स्मॉल q हमें निकालना है, और r का मान है 0.1, तो 0.1 × 0.1 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि क्या लगा हुआ है इसके ऊपर, स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक। ये पॉइंट दोनों हटाएंगे तो ऊपर 100 आ जाएगा, और ये 100 इस 100 को खा जाएगा, 9 इसको खा जाएगा, q खाली बचा है ना, और इधर क्या बचा, ये तो 1 1 हटा, एक कम एक, इधर बचा 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 जब यहाँ, अच्छा ना समझ रहे हो तो एक तो इधर बचा है, इसकी जगह नीचे क्या लेंगे 10 की पावर 9, और बराबर में क्या बचा Q। तो अगर हम आपसे कहें Q का मान कितना है तो आप कहेंगे Q का मान हो जाएगा 10 की पावर -9, क्योंकि ये ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा कूलम, यानी कि इतना आवेश अगर दिया जाए तो उसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी 900 न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगी। तो ये वैद्युत फ्लक्स के इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन हो गए।
अब इसके बाद जो अगला चैप्टर है यानी कि वैद्युत विभव, उसके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, क्योंकि मेहनत लगती है आपको बहुत वीडियो बनाने में, और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।